लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, प्रीएम्बल क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4। सो मेरा नाम है कीर्ति राघव और हमारे एसएपी इंस्टीट्यूट जिसमें काफ़ी तरीके के एग्ज़ाम की जो है वो उसके बारे में एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनकी कैटेगरीज़ के बारे में, मतलब किस किस एग्ज़ाम को वो फिल कर सकते हैं। सो इस टाइम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और अब ये है चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है ये एक इंट्रोडक्शन टाइप होता है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके का है। वो एक प्रीएम्बल जो है उस तरीके की छवि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दिखाता है कि भाई प्रीएम्बल है कि हम लोगों का प्रीएम्बल ऐसा है तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी प्रकार का है। सो एक इंट्रोडक्शन जैसे हम करते हैं ना कि लोगों का जैसे किसी भी बुक से पहले उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि भाई कि ये जो बुक है ये इस तरीके से है, ये सब चीज़ें उसके बारे में होगी। उसी प्रकार से जो प्रीएम्बल होता है वो इंट्रोडक्शन टू द होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इस बुक में लिखा है। सो एन के पालकीवाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। एन के पालकीवाला ने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को इट इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इसके द्वारा कहा गया था एन ए पालकीवाला, इनके द्वारा जो हमारा जो प्रीएम्बल है उसको एक आइडेंटिटी कार्ड कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को ड्राफ्टेड एंड एक्सेप्टेड, प्रमोट एंड मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस तरीकों को ड्राफ्ट एंड मूव किया गया था। देन प्रीएम्बल को ओके एंड जो ऑब्जेक्टिव रिलेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया था। प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को एंड अमेंडेड बाय। अब इसमें जो प्रीएम्बल है, जो हमारा प्रीएम्बल इसमें अमेंड किया गया था इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, और इसको अमेंड करके इसमें 3 नए वर्ड्स जो हैं वो जोड़े गए थे जिसका नाम है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब ये देखिए जो टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल इसमें किस तरीके से लिखा है। प्रीएम्बल इन प्रेजेंट फ्रॉम द रीड्स, प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम रीड्स देखा जाए, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अब इसमें जो 3 वर्ड्स है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके उसको बाद में इन तीनों वर्ड्स को जोड़ा गया था। तो इसमें पहले सॉवरेन था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है वो बाद में जोड़े गए थे इसमें। इसमें नहीं है, हाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इनको बाद में जोड़ा गया था इसमें, और इंटीग्रिटी ये था, हाँ इंटीग्रिटी ये बाद में जोड़ा गया था। इससे पहले सिर्फ इसमें ये था सोवरन था, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। ये सोवरन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये बाद में जोड़े थे। तो इसमें बताया गया है जो जस्टिस होती है वो 3 तरीके की जस्टिस होती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस होती है? लिबर्टी इसमें थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी होती है स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। देन फ्रेटर्निटी जो भाईचारे की जो फीलिंग होती है, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इस तरीके से। देन ये बात की है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1946 टू अडॉप्ट एंड इनैक्ट टू ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया था। अब हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कौन कौन प्रीएम्बल हैं, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अब इसको अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है इसका? सोर्स ऑफ अथॉरिटी इट इज़ अ पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया से। द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स इट डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्टिस चाहती है, लिबर्टी चाहती है, इक्वलिटी चाहती है और फ्रेटर्निटी चाहती है। डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें की वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जो की वर्ड्स है प्रीएम्बल के। अब इसमें पहला जो वर्ड है वो है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट रहना। एज अ कंट्री, एज इंडिपेंडेंट, एज इंडिया
इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। सो इंडिया एक सॉवरन जो है वो कंट्री है जो किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने कार्य वगैरह वो खुद करती है और किसी भी कंट्री के ऊपर उसको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। देन सेकेंड बात करते हैं हम इसके बारे में, बात करते हैं सोशलिस्ट। देन सेकेंड बात करते हैं हम सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट होता है, इसको ऐड किया गया था जैसे हमने पीछे पढ़ा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। एंड एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। नॉट द इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि एक कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म है। एंड इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लिविंग हेवनली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। हमारा जो इंडिया है इसमें जो सोशलिज्म ये मिक्स है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। तो इंडिया एक ब्लेंड है जिसमें मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म की मतलब इनके जो आइडियाज़ हैं उनका एक ब्लेंडिंग है। फिर हम बात करते हैं सेक्युलर की। सेक्युलर का मतलब है जैसे आपने इंडिया में देखा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, तो सभी धर्मों की इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो इसी तरीके से जो है सेक्युलर है इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात करते हैं गारंटीड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये गारंटीड करते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स में आता है, इसमें होती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। सो इसमें हमने सेकुलर में देखा सभी धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट होती है जो कि हमारा इंडिया है। फिर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक दो तरीके की डेमोक्रेटिक की बात में किया जाए इंडिया में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जिस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज़ की जाती है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो रूलर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के ऊपर से अपनी पावर्स जो हैं उनको अप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 तरीके की होती है, रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिस्सिट। अब होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए नेता जो होते हैं वो रूल करते हैं, लेकिन वो कुछ पॉलिसीज़ को इस तरीके से चीज़ें बनाते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि इंडिया में। सो दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। दो तरीके की, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है अंडर, जिसमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के। ओके, सो हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ओके, सो द नेक्स्ट बात करते हैं हम रिपब्लिक की। रिपब्लिक अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की होता है जिसमें हेरिडेटरी सिस्टम चलता है, जैसे कि पेरेंट है, पेरेंट के बाद उनका बेटा राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके मतलब परिवारवाद जो है वो चलता रहता है। मोनार्की सिस्टम वो होता है एज लाइक ही कम्स इन ऑफर थ्रू सेक्शन, जैसे कि ब्रिटेन एग्जाम्पल। देन बात आती है रिपब्लिक की। रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड एट द हेड ऑफ ए स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ये है कि इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए नेता जो हैं वो सीट के ऊपर बैठते हैं, वो रूल करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एज लाइक देम एग्जाम्पल यूएसए। ओके, फिर हम बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस की बात है, जस्टिस अभी हमने पीछे पढ़ा था, 3 तरीके की जस्टिस होते हैं, सोशल, इक्वालिटी और इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जिसमें होते हैं इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है सभी लोगों को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किए बिना। इकोनॉमिक जस्टिस होता है इनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के बाद। फिर बात होती है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाई दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, जिसमें सभी लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट हो, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइसेस इन द गवर्नमेंट। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो अपनी आवाज़ उठाने की भी। ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट देने का अधिकार हो और किसी कुछ पर्टिकुलर पर्सन को वोट देने का अधिकार ना हो। एज के अलावा सिर्फ एज होती है 18 तक रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद एज के अलावा कोई इस तरीके से कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें पॉलिटिकली ही लोगों को डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाए। सो द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली कहाँ से लिए गए थे? फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से इनको लिया गया था। अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी क्या है? ये भी तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं कहाँ से लिए गए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 से 1799 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वहाँ से ये 3 वर्ड्स लिए गए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी।
अब इसमें हमें प्रियम्बल में 3 तरीके की बातें, इसमें भी लिबर्टी की आगे बताए गए हैं, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस तरीके की लिबर्टी की बातें करेंगे प्रियम्बल में। इक्वालिटी, अब लोगों के बीच में इक्वालिटी जो है वो नहीं, इक्वालिटी का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज जो है वो नहीं दी जाती किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ओके, सो इसमें द प्रोविजन एम्ब्रेस 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, 3 तरह की डायमेंशंस बताएंगे, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक में आ जाती है जिसमें फंडामेंटल राइट, जिसमें इंश्योर करते हैं सिविक इक्वालिटी, जैसे कि आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 जिसमें कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। देन आर्टिकल 16 आ जाता है, वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 जो कहता है कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाए। आर्टिकल 18 जो कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो फिर हम बात करते हैं इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी के। पॉलिटिकल इक्वालिटी टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी, दो केसेस इसमें बताए गए हैं। नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स, मतलब किसी भी पर्सन को उनके बेसिस पे, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इन सब चीज़ों के बेसिस पे इनको इलेक्टोरल रोल में मतलब इंक्लूड करने के लिए मना ना किया जाए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 325। फिर आर्टिकल 326 क्या कहता है, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के हिसाब से जो लोकसभा के और जिस तरीके से अभी इलेक्शन चल रहे हैं और स्टेट असेंबली के, इन हिसाब से इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। सो ये हमारी बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में। फिर हम थर्ड तरीके की इक्वालिटी जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहता है कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट होना चाहिए टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल फॉर इक्वल वर्क। मतलब जिस तरीके के काम दोनों मैन और वुमेन कर रहे हैं उनको उस अगर दोनों ही सेम तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैन को अलग सैलरी मिल रही है, वुमेन को अलग मिल रही है, दोनों को सेम तरीके के काम की सेम सैलरी जो है वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, कोई इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की फीलिंग। और फ्रेटर्निटी की फीलिंग को देखते ही हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप जो है वो रखा गया है। मतलब ऐसे नहीं है स्टेट की अलग सिटीजनशिप है, सेंटर की अलग सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप होगी। बाकी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है जैसे मतलब जहाँ पे सिटीजनशिप सेंटर के अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, लेकिन इंडिया में एक सिंगल सिटीजन में ये कि हमारी फीलिंग को, यूनिटी की और फ्रेटर्निटी की फीलिंग को प्रमोट करने की कोशिश करता है। और हमारा आर्टिकल 51A ये भी कहता है कि ड्यूटी है एवरी सिटीजन की टू प्रमोट करता है हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ओके, सब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। अब जो प्रियम्बल है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग धारणाएं और काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो प्रियम्बल के लिए बोली है। कुछ अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो प्रियम्बल के लिए यूज़ किए थे। जो सिग्निफिकेंस है ये प्रियम्बल का, कि जो प्रियम्बल है वो रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेंट ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये है कि प्रियम्बल में जो फाउंडिंग फादर जो कहना चाहते थे उनकी फीलिंग्स, उनके ड्रीम्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। हम बात करते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रियम्बल को कहा कि प्रियम्बल एक हॉरोस्कोप है ऑफ द सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। इनके द्वारा प्रियम्बल को ये कहा गया, सर अर्नेस्ट के द्वारा ये कहा गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मतलब नहीं, सर अर्नेस्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसको कहा गया है कि प्रियम्बल इज़ अ की नोट। जो प्रियम्बल है ये एक की नोट है, इनके द्वारा, ये सर अर्नेस्ट के द्वारा ये कहा गया। एंड एम हियादुल्ला, मैं गलत नाम पढ़ती हूँ तो सॉरी। सो इसमें उनके द्वारा ये किया गया, इट इज़ अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटीज़। सो ये लोगों के द्वारा ये अलग अलग चीज़ें जो हैं कही गई हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी केस चला था कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द बैरबरी केस, जो बैरबरी केस हुआ था जो कि 1960 में हुआ था, इनके द्वारा इसको जो प्रियम्बल है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा गया था। इन्होंने कहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब उसको अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बैरबरी यूनियन जो केस है 1960 का, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था बैरबरी केस के द्वारा। लेकिन बाद में ये चीज़ें कंट्रोवर्सी में रही। फिर आ जाता है केशवानंदन भारती केस। केशवानंदन भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, इसमें द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बैरबरी यूनियन का जो केस था 1960 का,
उसके ओपिनियन को रिजेक्ट किया गया और ये कहा गया कि जो प्रीएम्बल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको भी जो है वो जो बाकी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ऐसे ही प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक फीचर के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा कि अभी हमने पीछे पढ़ा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा 1976 के द्वारा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है उसको अमेंड करके उसमें 3 वर्ड्स नए जोड़े गए हैं, ठीक है। तो उसी मतलब ऐसा नहीं है कि तो अब वो किसके इसके बाद हुआ है, केशवानंदन भारती के इसके बाद, मतलब ऐसी चीज़ें। तो क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो बताया गया है, तो इस वजह से उसको अमेंड करके उसमें 3 नए फीचर जो हैं वो जोड़े गए, लेकिन अभी ही एक ही बार जो है जो हमारा प्रीएम्बल है उसको एक ही बार अमेंड किया गया है। सो केशवानंदन भारती केस के अकॉर्डिंग जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंड इसको किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अभी देखिए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज टू द फर्स्ट टाइम। तो अभी हमने चीज़ें पीछे पढ़ी कि जो 368 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको अमेंड किया जा सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर के छेड़े। जी केशवानंदन भारती केस जो है वो ये कहता है प्रीएम्बल जो है प्रीएम्बल जो है उसको पहले जो बेरीबरी केस था उसमें मना किया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इस वजह से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिया था प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अकॉर्डिंग टू केशवानंदन भारती केस 1973 और इसको अमेंड किया जा सकता है विदाउट मतलब इसको बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ी किए। So in the constitution held that the basic element on the fundamental feature of constitution as contained in the preamble cannot be altered by the amendment under article 368। इन्होंने कहा कि अगर अमेंडमेंट करते हैं अगर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग तो इसमें किसी तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब उसमें कोई भी जो उसमें चीज़ें ऐड की गई उनको हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही हमने देखा होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा अमेंड किया भी गया तो इसमें नई चीज़ें जोड़ी गई, ना कि कोई भी चीज़ें उसमें ऐड हुई थी तो उनको हटाया गया, नहीं, तो इसमें नई चीज़ें जो हैं प्रीएम्बल में जोड़ी ही गई। सो इसमें प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय वंस सो फार इन 1976 बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। टू द प्रीएम्बल द अमेंड कैन बी हेल्ड वैलिड। ओके, सो ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो हो चुका है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पे जो है वीडियो बनवानी है, आपको लगता है कि चैप्टर जो है थोड़ा बहुत समझ में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।